गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद प्रकाश राकेचा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से ME303 थर्मल एंड हीट ट्रांसफ़र इंजीनियरिंग विषय के लेक्चर्स के क्रम के अंदर मैं आज आपको रैंकिन पावर साइकिल के बारे में बताऊंगा। चूँकि ये चक्र जो है साइंटिस्ट रैंकिन के द्वारा डेवलप किया गया था, इसलिए इसका नाम रैंकिन पावर साइकिल्स रखा गया है। रैंकिन पावर साइकिल जो कि वाटर को वर्किंग फ्लूइड के रूप में कार्य रहती है। यहाँ पे पानी का जो है भाप के अंदर परिवर्तन होता है और भाप को पुनः पानी के अंदर परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से वर्किंग फ्लूइड जो है वो एक चक्र के दौरान चलता रहता है। इस चक्र के 4 कंपोनेंट्स जो हैं, जिसमें एक बॉयलर, एक टरबाइन, एक कंडेंसर और एक फीड पंप। बॉयलर के अंदर जो ऊष्मा प्रदान की जाती है और उच्च दाब और उच्च ताप की भाप इसके अंदर उत्पन्न की जाती है। बॉयलर से प्राप्त उच्च दाब और उच्च ताप की भाप को प्रक्रम 1-2 के दौरान टरबाइन के अंदर प्रसरण करवाया जाता है। टरबाइन के अंदर यह रुद्रोष्म विधि से प्रसारित होती है, जिससे इसका दाब P1 से घटकर कंडेंसर दाब P2 तक रह जाता है और इसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। जैसा कि चित्र के अंदर TS डायग्राम और PV डायग्राम के अंदर भी ये प्रक्रम दर्शाए गए हैं। चूँकि रुद्रोष्म प्रसरण के अंदर एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, इसलिए TS डायग्राम के ऊपर ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा से दर्शाया गया है और PV डायग्राम के ऊपर ये 1-2 प्रोसेस के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें यह अति तप्त भाप जो है वो प्रसरित होकर वेट या आर्द्र भाप में बदल जाती है। इस दौरान हमें जो कार्य प्राप्त होता है वो W12 इक्वल्स टू एंथैल्पी एट द एंट्री टू द टरबाइन एंड एंथैल्पी एट द एग्जिट टू द टरबाइन के डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पे का प्राप्त कार्य W12 इक्वल्स टू H1 माइनस H2 से दिखा गया है। दूसरा प्रक्रम जो है 2-3 प्रक्रम है, जो कि PV और TS डायग्राम दोनों के ऊपर दर्शाया गया है। इस प्रक्रम के दौरान इस निम्न ताप भाप को स्थिर दाब पर कंडेंसर के अंदर ठंडा करके पानी में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो कंडेंसर के अंदर जब ये भाप ऊष्मा का परित्याग करती है तो कूलिंग वाटर के द्वारा जो है इसको ठंडा किया जाता है। कूलिंग वाटर सर्किट जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था पावर प्लांट के लेआउट के दौरान, तो स्थिर दाब पर इसके अंदर ऊष्मा का परित्याग होता है, जो कि एक क्षैतिज रेखा से TS डायग्राम पर और PV डायग्राम के ऊपर भी क्षैतिज रेखा से बताया गया है। ऊष्मा का परित्याग करने के पश्चात पानी जो है वो संतृप्त पानी में बदल जाता है। 3 बिंदु से दर्शाया गया है और इस दौरान जो कंडेंसर से ऊष्मा परित्याग की गई है वो होगी H2 इनिशियल एंथैल्पी माइनस H3 फाइनल एंथैल्पी। इसके पश्चात इस गर्म कंडेंसेट वाटर को एक फीड पंप की सहायता से पुनः जो है बॉयलर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। तो फीड पंप जो है कि एक स्थिर आयतन पर कंडेंसेट वाटर का दाब P2 कंडेंसर से बढ़ाकर बॉयलर प्रेशर P1 तक कर देता है। तो ये प्रक्रम जो होता है वो स्थिर आयतन प्रक्रम होता है, जो कि PV डायग्राम के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर रेखा से दर्शाया गया है और TS डायग्राम के ऊपर एक तिरछी रेखा, छोटी सी रेखा से दर्शाया गया है। चूँकि कंडेंसेट वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म के अंदर है, तो फीड पंप द्वारा किया गया कार्य बहुत कम होता है। तो फीड पंप के द्वारा किया गया कार्य WP जो H4 माइनस H3 एंथैल्पी एट द एग्जिट माइनस एंथैल्पी एट द एंट्रेंस के बराबर होगा। इस फीड पंप वर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द फीड वाटर V3 मल्टीप्लाइड बाय द प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। तत्पश्चात पानी जो है बॉयलर के अंदर प्रवेश करता है। बॉयलर के अंदर प्रवेश करने पर हाई प्रेशर
सुपर हीटेड स्टीम को बॉयलर के अंदर उत्पन्न किया जाता है। बॉयलर के अंदर ऊष्मा प्रदान की जाती है ईंधन को जलाकर। ये ईंधन कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसियस फ्यूल भी हो सकता है। तो बॉयलर के अंदर प्रवेश करने वाला पानी जो है वो बिंदु 4 पर प्रवेश करता है और उच्च दाब अतितप्त भाप के अंदर बिंदु 1 पर निकलता है। तो ये स्थिर दाब के ऊपर भाप का उत्पन्न होती है, जो कि टीएस डायग्राम के ऊपर 4 से 1 प्रक्रम के द्वारा दर्शाया गया है और पीवी डायग्राम के ऊपर जो है वो एक क्षैतिज रेखा से दर्शाया गया है, क्योंकि दाब स्थिर है। बॉयलर के अंदर प्रदान की गई ऊष्मा जो होगी वो निकास पर भाप में ऊष्मा H1 और प्रवेश पर पानी की ऊष्मा जो होगी H4 के बराबर होगी। इनका अंतर के बराबर होगी। इस साइकिल की तापीय दक्षता अगर अपन ज्ञात करें तो तापीय दक्षता थर्मल एफिशिएंसी इक्वल्स टू नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय द हीट सप्लाइड। नेट वर्क आउटपुट जो होगा टरबाइन वर्क और पंप वर्क का अंतर होगा, और चूँकि ऊष्मा हम बॉयलर के अंदर प्रदान करते हैं, इसलिए ये बॉयलर के अंदर प्रदान की गई ऊष्मा QN होगी। तो नेट वर्क आउटपुट जो होगा टरबाइन वर्क H1 माइनस H2 माइनस पंप वर्क दैट इज H4 माइनस H3 डिवाइडेड बाय द हीट सप्लाइड H1 माइनस H4। ये एंथैल्पी वैल्यूज जो है हम स्टीम टेबल और चार्ट की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम पंप वर्क को नगण्य मान लें, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वाटर इज वेरी small quantities, so pump work can be neglected. Enthalpy of the saturated water at exit to the condenser कि H3 it will be equals to H4। चूँकि H3 और H4 इक्वल हो गए, हमने पंप वर्क नेगलेक्ट कर दिया, तो ये सैचुरेटेड वाटर एंथैल्पी HF2 के बराबर हो जाएगी। तो सूत्र के अंदर जो थर्मल एफिशिएंसी के अंदर अंतर जो आ जाएगा वो आ जाएगा H1 माइनस H2 that is a turbine work output divided by the heat supplied H1 माइनस H4। तो H4 की वैल्यू HF2 के बराबर हो जाएगी। ये समस्त वैल्यूज जो है मॉलियर चार्ट की सहायता से हम स्टीम टेबल से ज्ञात कर सकते हैं। एक पद और अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वर्क रेशियो। वर्क रेशियो जो है किसी भी चक्र के लिए नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय द पॉजिटिव वर्क आउटपुट। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क आउटपुट का तात्पर्य जो है ये है कि हमें जो टरबाइन से या एक्सपांसन से जो कार्य प्राप्त हो रहा है वो कितना है, और उस प्राप्त कार्य में से कितना कार्य अंदर की चक्र को ही चलाने के लिए खर्च हो जाता है, जैसे कि इसमें दर्शाया गया कि पंप वर्क। तो WT माइनस WP डिवाइडेड बाय WT। तो यहाँ पे इसको सूत्र के रूप के अंदर लिखा है H1 माइनस H2 टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क H4 माइनस H3 डिवाइडेड बाय H1 माइनस H2 टरबाइन आउटपुट वर्क। अगर हम पंप वर्क को नेगलेक्ट कर दें, अर्थात नेगेटिव वर्क शून्य हो जाए, तो ये वर्क रेशियो क्या होगा, 1 होगा। तो रैंकिन पावर साइकिल का जो वर्क रेशियो जो होता है कार्नोट चक्र की तुलना में काफ़ी उच्च होता है। उसका रीज़न ये है कि पंप वर्क जो है वो नेग्लिजिबल होता है इसके अंदर, एंड efficiency of cycle will be less than the Carnot cycle because heat supplied will be at the different temperature, that is from T4 to the T1, so that range of the temperature will be reduced as compared to the Carnot cycle. So efficiency of the Carnot cycle will be the highest, but it is not a practical cycle due to some reasons as you have studied in the second year classes. So work ratio or of the Rankine cycle will be very high. So this cycle is used in the most of the thermal power plants. Thank you.